वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए एवीएस के चैप्टर नंबर 5th को पढ़ाऊंगी। बच्चों, पूरा ही चैप्टर डिटेल के अंदर समझाऊंगी और सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताती जाऊंगी, तो आप हैंड टू हैंड लिखते जाना। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 42 पर चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है बीज ही बीज। चैप्टर के टाइटल से साफ साफ पता चल रहा है कि आप इस चैप्टर के अंदर अलग अलग तरह के मुख्तलिफ तरह के बीजों के यानी कि सीड्स के बारे में पढ़ोगे। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको डिटेल में समझ आता जाएगा। गोपाल अपनी खाला के घर के अफराद के आने का इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था गोपाल? अपने खाला के घर से लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। वो लोग कल छुट्टियां गुजारने के लिए आने वाले हैं। तरह तरह के खाने बनाए जाएंगे और सब बच्चे मिलकर खाएंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत ज्यादा खुश था। तभी उसकी अम्मी ने उसको आवाज दी, गोपाल, सोने से पहले 2 कटोरी चने भिगोना मत भूलना। मैं अपनी फुप्पो के घर जा रही हूँ और सुबह तक वापस आ जाऊंगी। जब गोपाल चने भिगो रहा था तब उसके दिल में यह ख्याल आया कि सिर्फ 2 छोटी कटोरी चने 8 अफराद के लिए किस तरह से काफी हो जाएंगे। इसलिए उसने 2 कटोरी चने और भिगो दिए, यानी कि 4 कटोरी चने भिगो दिए। जब अगले दिन उसकी अम्मी वापस आई तो उन्होंने देखा कि चने बर्तन से बाहर गिर रहे थे। तुमने कितने चने भिगोए? उसकी अम्मी ने पूछा। तो गोपाल को ताज्जुब हुआ कि ये कैसे हो गया। तुमने ज्यादा चने भिगोए, लेकिन ये अच्छा ही है। अब मैं इसमें से आधे ही बनाऊंगी और बाकी आधे अंकुर करने के लिए छोड़ दूंगी। उन्हें मैं तुम्हारी चाची जान को भेज दूंगी। डॉक्टर ने उन्हें कोपल समेत यानी कि स्प्राउट्स खाने को कहा है। आपने मोठ खाई होगी, दाल मोठ है ना। तो इस तरीके से बीज जो होते हैं दाल मोठ के, इस तरीके से ऐसे अंकुरित हो जाते हैं, पूंछ सी निकली होती है उन्हें, तो उन्हें स्प्राउट्स कहते हैं यानी कि अंकुरित बीज कहते हैं। अम्मी ने कहा और उन्होंने आधे चने एक कपड़े में बांधकर टांग दिए ताकि उनके अंदर से कॉपले यानी कि स्प्राउट निकल सके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ सवाल जवाब है ना। पेज नंबर 42 से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं इस चैप्टर के। तो पहला सवाल है कि आपके घर में पकाने से पहले कौन कौन सी चीजों को भिगो कर रखा जाता है? तो देखो जवाब होगा कि चावल, चने, राजमा, दाल वगैरह को पकाने से पहले भिगोया जाता है ताकि वो थोड़े नरम हो जाए और जल्दी पक जाए। अगला सवाल है कि आप कौन सी चीजें अंकुर निकलने के बाद खाते हैं? उनके कल्ले या अंकुर कैसे निकलते हैं? अंकुर निकलने के अंदर कितना वक्त लगता है? तो चने और मूंग को कोपल निकलने के बाद खाते हैं, यानी कि जब उनमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। इनकी कोपले पानी में भिगोकर कपड़े में लपेटकर रखने से निकलती हैं, यानी कि इन्हें पानी में भिगोकर 3-4 दिन के लिए रखा जाता है कपड़े में लपेटकर पानी में भिगोकर, तब जाके इसमें से अंकुर निकलता है। अगला सवाल है कि क्या डॉक्टर ने या किसी ने कभी आपसे कल्ले निकले अनाज यानी कि स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है? तो हाँ, मेरे वालिद हमेशा कोपल निकले चने खाने को कहते हैं क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होते हैं। अब पेज नंबर 43 पर आ जाते हैं। करके देखिए, क्या आपको याद है कि चौथी जमात में आपने बीज के साथ एक तजुर्बा किया था? अब आप एक और तजुर्बा कीजिए। तो कुछ चने और 3 प्याले लेने हैं। क्या करना है आपको कि कुछ चने और 3 प्याले लेने हैं। पहले प्याले में 5 चने डालकर उसको पानी से भर दो। दूसरे प्याले में एक गीला कपड़ा रखिए और 5 चने के दाने रख दीजिए। ध्यान रहे कि कपड़ा हर वक्त गीला रहना चाहिए। अब इतने ही चने तीसरे प्याले के अंदर रखो। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज ना रखो, सिर्फ आपको चने ही रखने हैं। तो आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पूरी ही टेबल को भरकर बताना है। जैसे कि 2 दिन के बाद प्यालों को देखिए और उसके अंदर जो जो चेंजिंग आई है वो आपको इस टेबल के अंदर फिल करनी है। तो देखो, क्या बीज को हवा मिल रही है? प्याले 1 के अंदर नहीं, है ना, क्योंकि वो पूरा पानी से भरा हुआ है। प्याले 2 के अंदर कपड़े के अंदर लपेट कर गीले कपड़े में लपेट कर बीज को रखा गया था, तो इसे हवा मिल रही है।
और प्याले नंबर 3 के अंदर सिर्फ बीज डले हुए थे, इस वजह से इसे हवा ही हवा मिल रही है क्योंकि वो खाली रखे हैं। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? तो इन दोनों में तो मिल रहा है क्योंकि एक को गीले कपड़े में रखा गया है और एक को पानी में रखा गया है, मगर तीसरे वाले को सिर्फ सूखा रखा गया है, इसलिए यहाँ पर इसे पानी नहीं मिल रहा। बीजों में क्या तब्दीलियां आई? तो चने जो पानी में भिगोकर रखे थे वो फूलकर बड़े हो गए, चने यहाँ पर भी फूलकर बड़े हो गए और इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया क्योंकि ये ऐसे ही सूखे रखे थे। क्या बीजों से कोपलें निकल आई? तो देखो, जहाँ पर बीज पानी के अंदर भिगो के रखे थे उसमें से कोपलें नहीं निकल कर आई, मगर जहाँ पर बीज कपड़े के अंदर, गीले कपड़े के अंदर भिगो कर रखे थे तो उसमें से कोपलें निकल कर आ गई। और जो लास्ट वाला प्याला था तो उसमें सूखे ही चने थे तो उसके अंदर से कोपलें निकल कर नहीं आई। अब देखो कि किस प्याले के बीजों से कल्ले निकले। उस प्याले और दूसरे प्याले में आपको क्या फर्क नजर आया? तो पहले प्याले नंबर 2 से कोपलें निकली, जबकि 1 और 3 प्यालों से नहीं, क्योंकि ये गीले कपड़े में नहीं रखे हुए थे। अगला सवाल है कि गोपाल की अम्मी ने चनों को गीले कपड़ों के अंदर क्यों बांध कर रखा था? तो आंसर लिखोगे कि गोपाल की अम्मी ने चनों में कोपल निकालने के लिए उन्हें गीले कपड़े से बांध दिया ताकि उन्हें हवा और पानी मिलती रहे। अब देखो पेज नंबर 44 पर सवाल है कि मैं साबुत मसूर को दलने के बाद मसूर दाल बनी हूँ। देखो, जब साबुत मसूर की दाल होती है वो इस तरीके से पूरी बॉल की तरह गोल होती है, मगर जब इसको दला जाता है, दलने का मतलब है कि इसके बीच में से 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो ये इस तरीके से चपटी हो जाती है। तो आप मुझ में से अंकुर नहीं निकाल सकते, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, दाल दलने के बाद कोपल निकलने के लायक नहीं रहती है, यानी कि ये जो बीज है ये टूटकर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, इस वजह से इसके अंदर से कोपल नहीं निकल पाती है। अब आपको तस्वीर बनानी है। अपने कल्ले निकले चने को गौर से देखिए और उसकी तस्वीर बनाओ। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये है ना, इस तरीके से चना है, तो चने के अंदर से इस तरीके से ऐसे स्प्राउट से निकल जाते हैं, है ना। तो आप इस तरीके से गोल चने की गोल करके तस्वीर बना सकते हो, स्प्राउट्स बनाकर दिखा सकते हो इसमें इस तरीके से जड़े जड़े सी। अब देखो, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, अपने बीज बोइए। एक बड़े मुंह का मिट्टी का बर्तन ले, इसकी निचली तह में एक छोटा सुराख बनाए और उसको मिट्टी से भर दे। 4-5 तने के दाने, चने के दाने मिट्टी में रखकर इसको हल्के से दबा दीजिए। जमात में तमाम बच्चे अलग अलग किस्म के बीज भिगोएंगे, जैसे कि सरसों, मेथी, तिलिया, धनिया वगैरह के बीज। तो यहाँ पर है कि आपने कौन सा बीज बोया था। तो हमने धनिये का, तारीख थी 30 मई और दिन था मंगल का। तो अब आपको यहाँ पर इस पूरी ही स्लेब को कंप्लीट कर कर बताना है, सारी की सारी तारीखें लिखकर। देखो, तारीखें लिखती हैं। पौधे की ऊंचाई पहले दिन 1 सेंटीमीटर, है ना। फिर उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ज़रा सी और बढ़ी। 10 जून को 2.5 सेंटीमीटर की हो गई और 11 जून को ये पौधा बढ़कर 4 सेंटीमीटर का हो गया। पत्तों की तादाद पहले 2 हुई, फिर 3, फिर 4 और फिर 6। कोई दूसरी तब्दीली आई इसमें? कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तने में थोड़ी सी तब्दीली आई, है ना, और फिर तना थोड़ा सा और मोटा हो गया। तो इस पूरी ही स्लैब को आप खुद कंप्लीट कर लेंगे देखकर। पेज नंबर 45 पर 5 क्वेश्चन आंसर हैं। पहला सवाल है कि बीज बोने और पौधा निकलने तक कितने दिन लगे? तो 1 हफ्ता लगा। पहले दिन और दूसरे दिन के पौधे की ऊंचाई में क्या फ़र्क था? तो देखो, क्या फ़र्क था पहले दिन और दूसरे दिन की पौधे की ऊंचाई के अंदर? तो आधे सेंटीमीटर का फ़र्क था। किस दिन पौधे की ऊंचाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? तो आंसर लिखोगे चौथे दिन। अगला सवाल है कि क्या रोज़ाना पौधे में नई नई तब्दीलियां आईं? तो लिख दोगे कि हाँ। क्या पौधे के तने में कोई तब्दीली आई? हाँ, वो पहले से मोटा हो गया। अब देखो, अगला सवाल है, किस बीज से पौधे को मिट्टी से बाहर आने में ज़्यादा दिन लगे? तो तिल के बीज को सबसे ज़्यादा दिन लगे। किस बीज से पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? तो धनिये को। कौन सा बीज उगा ही नहीं और क्यों? तो सारे ही बीज उग गए थे। क्या कोई पौधा सूख गया और ऐसा क्यों हुआ? हाँ, अगर पौधे को मुनासिब पानी और हवा नहीं मिलेगी तो वो सूख जाएगा।
अगर पौधों को पानी ना दिया जाए तो क्या होगा? तो पौधे सूख जाएंगे। आगे है, बीज के अंदर क्या होता है? तो बीज के अंदर जेनिन होते हैं जिससे पौधा निकलता है। एक छोटे बीज से एक बड़ा पौधा कैसे बन जाता है? तो बीज मिट्टी से पानी और खुराक हासिल करके पौधा बनता है और यही पौधा मिट्टी से पानी और ग़िज़ा हासिल करके बड़ा होता है। आगे है, सोचिए और तसव्वुर कीजिए, अगर पौधे चलते तो क्या होता? और आपको इसकी एक तस्वीर बनानी है। तो देखो इस तरीके से कंडीशन होती, जानवर पौधों को खाने के लिए बढ़ते और पौधे इस तरीके से भागकर आगे भागते और जानवर इनके पीछे भागते, ये कंडीशन होती। अगला सवाल है कि क्या कुछ पौधे बीज के बिना भी उगते हैं? तो हाँ, कुछ पौधे बीज के बिना भी उगते हैं, जैसे कि गुलाब, आलू और प्याज वगैरह। अब देखो शिकारी पौधे यानी कि बच्चों कुछ जो पौधे होते हैं वो जानवरों का, मक्खियों वगैरह का शिकार भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पौधा दिख रहा है और इस पर इस तरीके से ढक्कन है, जैसे ही मक्खी इसके अंदर आकर बैठती है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो ऐसे पौधों को शिकारी पौधे कहते हैं। और देखो ये पौधा कहाँ पाया जाता है? इनमें नीपैंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर पौधा है, इसका नाम नीपैंथिस है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के मेघालय सूबे के अंदर पाया जाता है ये पौधा। अगला टॉपिक है बहुत सारे बीज। आप कितने किस्म के बीज जमा कर सकते हैं? आपको ये कहाँ से मिलेंगे? पूरी जमात को चाहिए कि तरह तरह के बीज जमा करें। आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। आप अपने जमा किए हुए बीजों को एक जगह रखिए और उन्हें गौर से देखिए। इनका रंग, इनकी बनावट है ना कैसी है, एक चार्ट बनाएं और उसको क्लास में लगाएं बीजों की शक्ल बनाकर। आपको देखो, सोचिए, क्या आपने सौंफ और जीरे को अपनी फहरिस्त के अंदर जगह दी है? यानी कि जो आपने बीज कलेक्ट किए थे उसके अंदर सौंफ और जीरे के बीज थे, तो हम लिखेंगे हाँ। आपके जमा किए हुए बीजों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा था? तो सबसे छोटा जीरा और सबसे बड़ा आम है। अब यहाँ पर आपको एक फहरिस्त बनानी है। सब्जियों के बीज भिंडी और मटर हो गए, फलों के बीज आम और पपीता, हल्के बीज जीरा और सौंफ हो गए, चपटे बीज राजमा, जीरा और सौंफ हो गए। इसी तरीके से अगला सवाल है कि बीजों के कुछ और ग्रुप बनाएं। आपने बीजों के कितने ग्रुप बनाए हैं इसके अलावा? जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं सब्जियों के, फलों के, हल्के बीज, चपटे बीज। देखो आप ऐसे ग्रुप बना सकते हैं कि तेल निकाले जाने वाले बीज, खाए जाने वाले बीज, मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले बीज या हवा में उड़ने वाले बीज, जिसे कि बुढ़िया कहते हैं। अगला सवाल है कि क्या आप कोई ऐसा खेल जानते हैं जो बीजों से खेला जाता है? तो हाँ, इमली के बीजों से कंचे की तरह का खेल खेला जा सकता है। अब है आगे आवारा बीज। देखो पौधे चल नहीं सकते, एक बार उगने के बाद वो अपनी जगह पर कायम रहते हैं, लेकिन इनके बीज बहुत घुमक्कड़ होते हैं, ये दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अगले सफ़े पर तस्वीर 1 को देखिए, इसमें आप उड़ने वाले बीज देख सकते हैं। तो यकीनन सब बच्चों ने ये वाले बीज देखे होंगे, जिसे आ, उड़ते हुए आपने देखा होगा अक्सर, जिसे बच्चे पीछे पीछे भागते हैं, कहते हैं कि ये बुढ़िया है, बुढ़िया की तरह फर फर सा होता है इसके अंदर, तो ये एक तरीके का बीज होता है। अब देखो आगे है कि क्या आपने कभी ऐसा कोई बीज देखा है जो उड़ता है? तो हाँ देखा है। आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं? तो बुढ़िया के बाल कहते हैं। अपने जमा किए हुए बीजों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इनमें कितने बीज उड़कर आए हैं। तो आप लिख सकते हो कि सरसों, जीरा, सौंफ वगैरह के बीज हवा में उड़ते हुए आए होंगे और सफ़र करते हुए आए होंगे, क्योंकि ये हल्के हल्के से बीज होते हैं। अगला सवाल है कि तस्वीर 2 को देखिए, ये बीज उड़ नहीं सकता। तस्वीर 2, देखो तस्वीर 2 ये रही और ये तस्वीर 1 है, लेकिन ये कपड़ों और जानवरों के ऊपर चिपक कर इधर उधर आता जाता रहता है, इस तरह ये सफारी करता है। क्या इन बीजों से आपके दिल के अंदर कोई नया ख्याल आया है? तो हाँ देखो, इस तरह के जो बीज होते हैं इनसे आराइश का काम लिया जा सकता है, यानी कि इन्हें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में सजाया जा सकता है, कलर कर कर गोल्डन और सिल्वर कलर करके। अब देखो यहाँ पर है
पढ़िए कि किस तरह जॉर्ज मैस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का ख्याल आया। देखो यहाँ पर आपने चप्पल के अंदर इसमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम इसको इसके ऊपर ऐसे रखते हैं तो ये दोनों आपस के अंदर चिपक जाते हैं, है ना। इस तरीके से इस पे एक जगह कांटे कांटे होते हैं और एक तरफ क्या होते हैं, ऐसे लंबे लंबा बालों का रेशा होता है। तो इस तरीके से ये चप्पल यहाँ से इस स्टेप से बंद हो जाती है। तो इसको बनाने का ख्याल जॉर्ज मैस्ट्रल के दिमाग में कैसे आया? तो ये वाकया 1948 में पेश आया। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ घूमकर वापस आए तो उन्होंने अपने कपड़ों और कुत्तों के बालों पर बहुत सारे बीज चिपके हुए पाए। वो हैरान थे कि ये कहाँ से आए और इसको किसने चिपकाया। उन्होंने इन बीजों को माइक्रोस्कोप के जरिए गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि बीजों पर बहुत से छोटे छोटे कांटे थे, जिनकी मदद से बीज कपड़ों और जानवरों की खाल पर चिपक जाते थे। इसको देखकर मैस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का ख्याल आया। उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया जो कांटे की तरह हुक से आपस में चिपक सकता था। वेलक्रो का इस्तेमाल देखो बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे कि जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट, कपड़े वगैरह के अंदर होता है। तो कुदरत से सबक लेने का देखो ये कितना अच्छा तरीका है कि उन्होंने एक बीज को देखा जो उनके कपड़ों पर चिपक गया था, तो उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा था तो उसके अंदर कांटे कांटे थे, तो उन्होंने इससे इंस्पायर होकर वेलक्रो की इजाद की, जिसका यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में आजकल देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ जानवर हैं और इनके मुंह में कुछ बीज हैं, जैसे गिलहरी, तोता, और यहाँ पर नारियल का पेड़ है। तो कुछ पौधे अपने बीजों को दूर तक बिखेर देते हैं। जब सोयाबीन की फली पक जाती है तो वो फट जाती है और उससे बीज बाहर आ जाते हैं। क्या आपने कभी इनकी आवाज़ सुनी है? तो आंसर में लिखेंगे कि हाँ, हमने इनकी आवाज़ सुनी है, क्योंकि जब ये बीज फटते हैं तो चट चट की सी आवाज़ आती है। अब देखो अगला सवाल है कि सोचिए अगर बीज बिखरते नहीं तो और एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? तो क्या होता? तो देखो सभी बीज एक साथ एक ही जगह उग जाते, जिससे किसी को भी मुनासिब हवा और पानी नहीं मिल पाता। अब देखो अगला सवाल है कि उन तरीकों की आपको लिस्ट बनानी है जिन तरीकों के जरिए बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो आंसर में लिखोगे कि परिंदों के जरिए, पानी के जरिए और इंसानों के जरिए जिस्म के ऊपर चिपक कर। अगला टाइटल है कौन कहाँ से आया। क्या आपने अपनी फहरिस्त यानी कि लिस्ट में इंसानों को भी शामिल किया है? हाँ, हम भी जानबूझकर या अनजाने में बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हम इन पौधों के बीज लाते हैं जो हमको खूबसूरत और ज़रूरत के काबिल लगते हैं और फिर इनको अपने बगीचे में उगाते हैं। बाद में इनके बीज दूसरी जगहों पर फैल जाते हैं। बहुत साल गुजर जाने के बाद लोगों को याद भी नहीं रहता कि ये पौधा पहले यहाँ नहीं था, ये कहीं और से लाया गया था। आपको मालूम है कि मिर्च हमारे मुल्क में कहाँ से आई है? इसे हिंदुस्तान के अंदर मगरबी अमेरिका के ताजिर लेकर आए थे। आज हम मिर्च के बगैर खाना खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। पहले मिर्च हिंदुस्तान के अंदर नहीं उगती थी। इसे कौन लेकर आया था? हिंदुस्तान के अंदर मगरबी अमेरिका से ताजिर लेकर आए थे। अब देखो लास्ट में है हमने क्या सीखा। रीना ने किलेदार बीज की तस्वीर बनाई। सोचिए कि बीज को फूटने के लिए क्या क्या चाहिए है। अपने अल्फाज में लिखिए रीना के बीज कैसे नजर आते हैं अगर वो इन चीज़ों को हासिल ना करते तो जो उनके लिए ज़रूरी थी। एक तस्वीर के ज़रिए आपको इसे दिखाना है। तो देखो आंसर लिखोगे कि बीज में कॉपल के लिए पानी और हवा की ज़रूरत होती है। अगर बीजों को पानी और हवा न मिले तो कॉपल नहीं निकलेंगी, यानी कि उसकी जड़ें नहीं निकलेंगी और इसके बगैर बीज ऐसे नज़र आएंगे, यानी कि बिना कॉपल के बीज इस तरीके से नज़र आएंगे। अगला सवाल है कि बीज दूर दूर तक कैसे और किस तरह से फैल जाते हैं, अपने अल्फाज में लिखिए। तो जवाब में लिखेंगे कि बीज परिंदों के जरिए इधर उधर फैलते हैं। परिंदे बीज खाते हैं तो वे उसको इधर उधर वो गिर जाते हैं। कुछ बीज हल्के होते हैं तो कुछ हवा के जरिए इधर उधर उड़कर बिखर जाते हैं। कुछ बीज पानी के जरिए बहते हुए भी इधर उधर आ जाते हैं।
तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखो बीजों और सब्जियों के ऊपर एक नज्म भी है जिसका नाम है आलू मिर्ची चाय जी। तो आप इसे खुद रीड आउट कर लेना। बहुत अच्छी सी और प्यारी सी नज़म है, थोड़ी सी पढ़कर बताती हूँ। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आई जी, सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, तोहफे से व्यापार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी।